हाय दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल टारगेट विद आरबी पर। जैसा कि आप लोगों को पता है, विज्ञान की क्लासेस चल रही हैं जिसमें ऑब्जेक्टिव टाइप जो बहुविकल्पी क्वेश्चन हैं उनको हल कराया जा चुका है। तो आज से अति लघुत्तरी जो हैं 60 टाइप क्वेश्चन उनको हल कराना है। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का पहला प्रश्न है, ध्वनि की आवृत्ति किसे कहते हैं? तो बताइए, ध्वनि की आवृत्ति किसे कहते हैं? इसका आंसर होगा 1 सेकेंड में किसी निश्चित बिंदु से गुजरने वाली यांत्रिक ध्वनि तरंगों की संख्या को ध्वनि की तरंगों की संख्या को ध्वनि की आवृत्ति कहते हैं। ध्वनि की आवृत्ति कहते हैं। 1 सेकेंड में किसी निश्चित बिंदु से गुजरने वाली यांत्रिक ध्वनि तरंगों की संख्या को ध्वनि की आवृत्ति कहते हैं। इसको जो है हर्ट्ज में मापा जाता है। हर्ट्ज में मापा जाता है। ठीक, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, हाइपरमेट्रोपिया किसे कहते हैं? तो बताइए, हाइपरमेट्रोपिया किसे कहते हैं? हाइपरमेट्रोपिया को इसका दूसरा नाम है निकट दृष्टि दोष। इसको कहते हैं दूर दृष्टि दोष। इसको कहते हैं दूर दृष्टि दोष। दूर दृष्टि दोष क्या होता है? दूर दृष्टि दोष वह दोष होता है जिसमें हमें दूर की वस्तु स्पष्ट दिखाई देती है लेकिन पास की वस्तु जो है स्पष्ट दिखाई नहीं देती है। इसमें जो है दूर की वस्तु अस्पष्ट जो है दिखाई देती है। इसमें जो है दूर की वस्तु स्पष्ट दिखाई देती है लेकिन जो पास की वस्तु होती है पास की वस्तु स्पष्ट दिखाई नहीं देती है। दिखाई नहीं देती है। पास की वस्तु जो है दिखाई नहीं देती है। इसे जो हाइपरमेट्रोपिया या दूरदृष्टि दोष कहते हैं। एक होता है मायोपिया या इसको कहते हैं निकट दृष्टि दोष। निकट दृष्टि दोष या एक इसका जो है ठीक एकदम अपोजिट होता है। इसमें जो है निकट की वस्तु साफ दिखाई देती है लेकिन दूर की वस्तु साफ दिखाई नहीं देती है।
हाइपरमेट्रोपिया जो होता है, इसके उपचार के लिए आंख में जो है अवतल लेंस का अवतल लेंस का उपयोग किया जाता है। और जो निकट दृष्टि दोष है, इसके उपचार इसमें जो है ये तो सॉरी माफ करिएगा थोड़ा सा। जो दूरदृष्टि दोष है उसमें उपचार के लिए उत्तल लेंस का उपयोग किया जाता है। किसका? उत्तल लेंस का। और निकट दृष्टि दोष में अवतल लेंस का। ठीक, इसको याद कर लीजिएगा। निकट दृष्टि दोष में अवतल लेंस और दूर दृष्टि दोष में उत्तल लेंस का उपयोग किया जाता है। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? यह किस जंतु के संरक्षण के लिए प्रसिद्ध है? तो बताइए काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर स्थित है और यह किस जंतु के संरक्षण के लिए प्रसिद्ध है? तो काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान जो है यह असम यह असम के नागांव और गोला घाट नामक गांव में, गोलाघाट नामक जो है जिला है, स्थित है। यह जो है एक सींग वाले गैंडे के संरक्षण के लिए प्रसिद्ध है। कौन किसके लिए? एक सींग वाले गैंडे के संरक्षण के लिए प्रसिद्ध है। इसकी जो स्थापना है, इसका स्थापना जो है 1905 में की गई थी। और जो है 1974 में राष्ट्रीय उद्यान या नेशनल पार्क जिसको कहते हैं, इसका जो है दर्जा इसको प्राप्त हुआ। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है खनिज। खनिज क्या है? बताइए अगला प्रश्न जो है खनिज क्या है? खनिज यह जो है पृथ्वी पर पाए जाने वाले प्राकृतिक जो है पदार्थ होते हैं। प्राकृतिक पदार्थ होते हैं। इसका जो इसका जो रासायनिक संगठन है वह निश्चित होता है। इसका रासायनिक संगठन
निश्चित होता है। इसे क्या कहते हैं? खनिज कहते हैं। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, एथेन और एसिटिलीन का रासायनिक सूत्र क्या है? उसको बताइए, एथेन और एसिटिलीन का। एथेन जो है एल्केन के अंतर्गत आएगा और एसिटिलीन जो है वह एल्काइन के अंतर्गत आएगा। एथेन का जो फार्मूला होगा, एथेन का होगा C2H6, और जो एसिटिलीन होगा, एसिटिलीन का जो रासायनिक सूत्र होगा वह होगा C2H2। इसको नोट कर लीजिएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, ऊष्मा संचरण की विधि कौन कौन सी है, उनके नाम लिखिए। ऊष्मा संचरण की मुख्यतः जो है तीन विधियां पाई जाती हैं। इसके पहले ऑब्जेक्टिव टाइप जो क्वेश्चन थे उसमें आया है या कई बार आ चुका था। तो चलिए देखते हैं ऊष्मा संचरण की मुख्यतः कितनी विधियां हैं। मुख्यतः तीन विधियां हैं। कौन कौन सी है? पहला है संचालन, या जिसको चालन भी कहते हैं। दूसरा है संवहन, और तीसरा है विकिरण। ऊष्मा संचरण की मुख्यतः तीन विधियां हैं, संचालन या चालन, संवहन, या फिर तीसरा है विकिरण। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। रेगिस्तान का जहाज किसे कहते हैं? या आप सब लोगों को पता होगा कि रेगिस्तान का जहाज किसे कहते हैं। इसका जो सही आंसर होगा, ऊंट, जानते हैं ना, ऊंट। ऊंट को रेगिस्तान का जहाज कहा जाता है। क्योंकि इसके पैर जो होते हैं गद्दीदार होते हैं, और यह जो है बालों में धंसने से इसको रोकता है, और यह जो है आसानी से रेगिस्तान में चल सकता है। इतना सब बढ़ा चढ़ा के आप लिख दीजिएगा। और यह जो है वहाँ रेगिस्तान में पानी की कमी होती है, तो यह बिना पानी पिए कई दिनों तक आराम से रह सकता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, खाने का सोडा जो है, खाने का सोडा और धावन सोडा का रासायनिक सूत्र क्या होगा? खाने का सोडा जो है, इसका जो फार्मूला है, रासायनिक सूत्र, वह है NaHCO3। और जो धावन सोडा है, Na2CO3 है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। जो NaHCO3 था, इसको जो है सोडियम बाइकार्बोनेट बोलते हैं, और Na2CO3 जो था उसको सोडियम कार्बोनेट बोलते हैं। मछली तथा तिलचट्टा जो होते हैं, इनके श्वसन अंग
इसका क्या नाम होता है बताइए। मछली और तिलचट्टा जो होते हैं इनके श्वसन अंग का नाम। मछली जो है, मछली का जो श्वसन अंग होता है वह क्या होता है, गलफड़ा। जो गलफड़े होते हैं उनके, उनसे ये सांस लेते हैं। और तिलचट्टा जो होता है या त्वचा द्वारा, त्वचा द्वारा जो है ये सांस लेते हैं। और मनुष्य का जो, आप एक बताइए, मनुष्य का जो है मुख्य श्वसन अंग कौन सा है बताइए। आप लोग इसका आंसर दीजिएगा कमेंट बॉक्स में। ठीक, मनुष्य का श्वसन अंग क्या है, मुख्य श्वसन अंग। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, पेट्रोलियम जो है, पेट्रोलियम को द्रव सोना क्यों कहा जाता है। तो बताइए आप लोग, पेट्रोलियम को द्रव सोना क्यों कहा जाता है। पेट्रोलियम जो है यह बहुत ही महंगा, पेट्रोलियम को पेट्रोलियम को द्रव सोना कहा जाता है क्योंकि यह जो है बहुत महंगा होता है। इसलिए इसको द्रव सोना कहा जाता है, लिक्विड गोल्ड। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, अनुप्रस्थ तरंगों में दो श्रृंगों या दो शीर्षों के बीच की दूरी क्या कहलाती है। अनुप्रस्थ तरंगें चलती हैं तो किस कैसे चलती हैं वह। इसी प्रकार जो है चलती हैं। तो यह जो है श्रृंग हुआ दोनों, यह क्या है, श्रृंग है। और ये दोनों जो है गर्त। तो दो श्रृंगों या दो गर्तों के बीच की जो दूरी होती है वह क्या कहलाती है, दो श्रृंगों या शीर्षों के बीच की दूरी बीच की दूरी क्या कहलाती है, तरंग दैर्ध्य। या इसको वेव लेंथ बोलते हैं। वेवलेंथ कहते हैं। ठीक, बस एक एक नंबर का एक सब है, तो ज़्यादा इसमें लिखने की ज़रूरत नहीं है। ठीक, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 12, मधुमेह या डायबिटीज जो होता है या किस हार्मोन की कमी के कारण होता है। मधुमेह या डायबिटीज किस हार्मोन की कमी के कारण होता है। मधुमेह जो है हमारे जो एक अंग पाया जाता है हमारे शरीर में, अग्न्याशय, जिसको कहते हैं अग्न्याशय। अग्न्याशय में जो है एक बीटा सेल्स पाई जाती हैं। क्या पाई जाती है, बीटा सेल्स। बीटा सेल्स के अंदर जो है, बीटा सेल्स के अंदर इंसुलिन का स्रावण होता है।
और यह इंसुलिन क्या करता है हमारे शरीर में, ब्लड में जो शुगर लेवल होता है उसकी मात्रा को कंट्रोल करता है। अगर यह कंट्रोल नहीं होगा तो हमें मधुमेह या डायबिटीज जो है रोग उत्पन्न हो जाएगा। किसकी कमी से होता है? इंसुलिन, इंसुलिन हार्मोन। ठीक। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 देखिए, अनियमित जीवन शैली से कौन कौन सी बीमारियां हो सकती हैं? तो बताइए, अनियमित जीवन शैली जो है आजकल हमारे हम लोगों की जो जीवन शैली है बहुत ही अनियमित होती जा रही है, जिससे तमाम प्रकार की बीमारियां बहुत ही कम उम्र में लोगों को पकड़ ले रही हैं। तो बताइए, अनियमित जीवन शैली से कौन कौन सी बीमारियां होती है? जैसे इसके पहले था मधुमेह या डायबिटीज। डायबिटीज है, फिर हाई ब्लड प्रेशर, हाई ब्लड प्रेशर या इसको उच्च रक्तचाप कहते हैं। और दिल से संबंधित जो है बीमारियां उत्पन्न होती हैं। दिल से संबंधित जो तमाम प्रकार की बीमारियां हैं वह उत्पन्न होती हैं। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 देखिए, जलीय पौधों की जड़ें कैसी होती हैं? जलीय जो पौधे होते हैं उनकी जड़ें कैसी होती हैं? तो जलीय जो जड़ें होती हैं, जलीय पौधों की जड़ें बहुत ही कम विकसित होती हैं। कम विकसित होती हैं। और यह जो है यह रेशेदार होती हैं। इसमें जो है मूल रोम जो है बहुत ही कम मात्रा में या अविकसित होती हैं। अल्प विकसित होती हैं या नहीं भी पाई जाती हैं। एक, दो और तीन। जो जड़ों का मुख्य कार्य होता है वह हमारे मतलब पौधों के अंदर जो जल का अवशोषण करना होता है। जब ये जल में पाई जाती हैं तो जड़ इतनी ज़्यादा विकसित नहीं होती इसीलिए। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 देखिए, मछलियों में श्वसन हेतु कौन सा अंग पाया जाता है? क्या अंग पाया जाता है? मछलियों में श्वसन अंग इसके पहले भी बताया जा चुका है। मछलियों में जो है गिल्स या गलफड़ा जो होता है, गलफड़े, या जो मछलियों के मुख्य श्वसन अंग होते हैं। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं।
मरुस्थलीय पौधों की जड़ों की विशेषताएं बताइए। मरुस्थलीय पौधों की जो जड़ें होती हैं उनकी विशेषताएं। अभी इसके पहले जलीय जड़ें आई थी, उनकी विशेषताएं क्या होती हैं? वो जल में पाई जाती हैं, इसलिए वो विकसित नहीं होती है। और मरुस्थल जो होता है वहाँ पे पानी की कमी होती है। तो चलिए इसकी विशेषताएं लिखिए। इसकी जो जड़ें होती हैं बहुत ही, या इसको कहेंगे अत्यंत विकसित होती हैं। कभी कभी जो है यह जड़ें मांसल होकर के जो है जल का संचय करती हैं। मांसल होकर जल का संचय करती हैं। जल का संचय करती हैं। ठीक। बस एक नंबर के लिए इतना बहुत है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न 17 नंबर है, बैकलाइट का उपयोग बताइए। बैकलाइट क्या होता है? या चलिए लिखिए। बैकलाइट जो है, बैकलाइट का उपयोग जो है रेडियो, टेलीविजन आदि के जो केस होते हैं तथा जो बाल्टी होती है आदि जो है को बनाने के लिए किया जाता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रोड्यूसर गैस तथा वाटर गैस का सूत्र बताइए। प्रोड्यूसर गैस क्या होती है और वाटर गैस क्या होती है? प्रोड्यूसर गैस लिखिए। प्रोड्यूसर गैस और वाटर गैस बताइए क्या होता है। प्रोड्यूसर गैस में जो है कार्बन डाइऑक्साइड और जो नाइट्रोजन जब मिला दिया जाता है तो वह प्रोड्यूसर गैस बनती है। और कार्बन मोनोऑक्साइड और नाइट्रोजन को जब मिलाते हैं तो वह प्रोड्यूसर गैस बनती है। और वाटर गैस जो है वह कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ जब हम हाइड्रोजन गैस को मिलाते हैं तो वह वाटर गैस बनती है। ठीक। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 देखिए, हीरा के दो उपयोग बताइए। हीरा, हीरा जो है प्रकृति में पाया जाने वाला सबसे कठोर पदार्थ है। हीरा का जो उपयोग है लिखिए। इसका जो उपयोग होता है कांच को काटने में, और जो है इससे जो है विभिन्न प्रकार के आभूषण का निर्माण किया जाता है। किसमें किया जाता है? आभूषण में, आभूषण के निर्माण में। आभूषण के निर्माण में। ठीक। दो, याद कर लीजिए इसको। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 देखिए, मरुस्थलीय पौधों जैसे नागफनी की पत्तियां किस में परिवर्तित हो जाती हैं? बताइए। जो मरुस्थलीय पौधे होते हैं उसमें वाष्पोत्सर्जन की क्रिया को कम करने के लिए उनके पत्तियों का रूपांतरण हो जाता है। पत्तियों द्वारा वाष्पोत्सर्जन की क्रिया होती है। तो बताइए नागफनी जो है उसकी पत्तियां किस में परिवर्तित हो जाती हैं? तो इसका आंसर लीजिए, लिखिएगा। पत्तियां जो होती हैं इसका, इसकी जो पत्तियां
कांटों में बदल जाती हैं। ठीक। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 देखिए, जीवाणुओं के द्वारा होने वाले रोग कौन कौन से हैं? बैक्टीरिया के द्वारा कौन कौन से रोग होते हैं? बैक्टीरिया के द्वारा जो है ट्यूबरकुलोसिस जिसको कहते हैं टीबी होता है, और टाइफाइड होता है। टाइफाइड होता है, कॉलरा होता है। ठीक। टीबी जो ट्यूबरकुलोसिस के द्वारा होता है, टाइफाइड जो है वाइब्रियो वाइब्रियो कालेरी जो है कॉलरा से होता है उससे। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 22, नींबू का जो सिट्रस कैंकर रोग कौन उत्पन्न करता है? नींबू का जो सिट्रस कैंकर रोग होता है वह किसके द्वारा उत्पन्न होता है? यह जो है एक बैक्टीरिया होता है, बैक्टीरिया के द्वारा। किसके द्वारा होता है? बैक्टीरिया के द्वारा होता है। वह कौन सी बैक्टीरिया है? जैंथोमोनास सिट्री। जैंथ्रोमोनास सिट्री के द्वारा होता है। ठीक। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 23, दूध को दही में बदलने वाला जीवाणु कौन सा है? आप लोग इसको जानते होंगे, क्या है? लैक्टोबैसिलस। दूध को दही में बदलने के लिए इसके जो जिम्मेदार है वह कौन सा बैक्टीरिया है? लैक्टोबैसिलस। ठीक। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 देखिए, लाभदायक जीवाणुओं के नाम बताइए। जो लाभदायक है हमारे लिए, जो बहुत ही फायदेमंद हैं, उन बैक्टीरिया का नाम लिखिए। राइजोबियम राइजोबियम लेग्यूमिनेसेरम बैक्टीरिया जो होती है, और एक नाइट्रोसोमोनास। और इसके पहले एक लैक्टोबैसिलस था। लैक्टोबैसिलस है, नाइट्रोबैक्टर है। आदि ऐसे बहुत से बैक्टीरिया हैं। राइजोबियम लेग्यूमिनेसियम जो है वह जैसे दलहनी फसलें जो होती हैं उनकी गांठों में पाए जाने वाला एक बैक्टीरिया है, या नाइट्रोजन के फिक्सेशन में बहुत मदद करता है। क्वेश्चन नंबर 25 देखिए, सूक्ष्म जीवों का अध्ययन विज्ञान की किस शाखा में किया जाता है? बताइए। जो सूक्ष्म जीव होते हैं इनका जो अध्ययन किस में किया जाता है? माइक्रोबायोलॉजी में। किसमें? माइक्रोबायोलॉजी। सूक्ष्म जैविकी जिसको कहते हैं, क्या कहते हैं? सूक्ष्म जैविकी। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 26, सूक्ष्म जैविकी के पिता किसे है, कौन है? सूक्ष्म जैविकी के पिता कौन है? इसके जो पिता है वह है एंटनी वान लिवेनहाक।
एंटनी लिवेन हाक। तो चलिए बस आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले क्लास में। तब तक के लिए धन्यवाद। वीडियो को देखते रहिए, लाइक शेयर और सब्सक्राइब करते रहिए। धन्यवाद।